दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। इजराइल ने किया एक बहुत जोरदार हमला, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, उनका 26 दिसंबर की रात को निधन हो गया। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने दुनिया के अनेक विश्वविख्यात इंस्टीट्यूशंस में जाके अध्ययन किया, एक शिक्षक के रूप में भी काम किया, और उसके बाद भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न अध्यक्ष, विभिन्न पदों पर काम किया। वो योजना आयोग में रहे, वो रिजर्व बैंक में रहे, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, वो वाणिज्य मंत्रालय में रहे, और उन्होंने लगातार अपनी सेवाएं इन कार्यालयों में दी, इन ऑफिसों में दी। दोस्तों, उनकी ख्याति एक सीधे सीधे एक प्रख्यात अर्थशास्त्री के रूप में हो गई थी, और इसी रूप में यह ख्याति उनकी सिर्फ भारत में नहीं थी, भारत से बाहर भी थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त देश की स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक हालात बहुत खराब थी, और डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव को चिंता यह थी कि भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। खुद पीवी नरसिम्हा राव एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, और वो खुद भी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उनकी राजनीतिक शैली बिल्कुल अलग ढंग से काम करने की थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम मुझे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सबके साथ मिलकर काम करना है, और किसी भी तरीके से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। तब उनके दिमाग में ये बात थी कि आखिर मैं किस व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाऊं जो उनके कुशल निर्देशन में काम कर सके, जिसको खुद भी अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, और जो उनके निर्देशन में काम भी कर सके। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण से बात करी कि भाई, मैं इस समय आर्थिक स्थिति खराब है, और मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार का पूरा फोकस इस बात पे हो कि भारत की आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। कहते हैं तब आर वेंकटरमण, जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को 2 नाम का सुझाव दिया, और कहा इन 2 में से किसी एक व्यक्ति को आप भारत का वित्त मंत्री बना लो, और ये तुम्हारे कुशल निर्देशन में काम करते रहेंगे। ये दोनों खुद भी एक अच्छा अर्थशास्त्री हैं, दोनों अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं, और ये देश को पटरी पर लाने में तुम सफल हो जाओगे। उनमें से एक नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तब पीवी नरसिम्हा राव ने अपने सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर, तो उस समय एक IAS अधिकारी थे, उनको ये काम सौंपा कि आप मनमोहन सिंह से बात करिए। उन्होंने रात को 12 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ़ोन किया। उस समय उनके पी ने बताया कि साहब वो बाहर के विदेश गए हुए हैं, और वो रात को किसी समय लौट कर आएंगे। अलेक्जेंडर ने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुबह 5 बजे फिर पीसी अलेक्जेंडर का फ़ोन चला गया, तो उनके पीए ने बताया कि वो आ गए हैं, लेकिन गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने कहा उठाओ इन्हें किसी तरीके से, और मैं आ रहा हूँ, जरूरी बात करनी है। पीसी अलेक्जेंडर सीधे उनके घर चले गए। जब तक पहुंचे मनमोहन सिंह फिर सो गए थे। फिर उनको उठाया गया, और उनसे उठा के कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि आप भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम करें। उन्होंने पूछा कि क्या अलेक्जेंडर से कि क्या वित्त मंत्री की भूमिका को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप स्वीकार करो, आपको फ्री हैंड मिलेगा, और आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से 1991 से लेकर 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे। भारत का कुछ पत्रकार, मीडिया संस्थान, और आप जितना भी यूट्यूब पर, जितना भी आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे, लोग लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के उदारीकरण के जनक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छे अर्थशास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास, उन्होंने देश विदेश के विश्वविख्यात संस्थानों से अध्ययन किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास बहुत बड़ा अनुभव था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के उदारीकरण के जनक कांग्रेस पार्टी के नेता पीवी नरसिम्हा राव थे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक पत्रकार जानबूझकर पीवी नरसिम्हा राव को नीचे दिखाना चाहते थे, और नीचे दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो हमेशा ही लिखते हैं कि भारत के उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जबकि उदारीकरण के जनक, कम से कम मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, पीवी नरसिम्हा राव थे, जो बहुत ईमानदार राजनेता थे, बहुत उच्च कोटि के शिक्षाविद थे,
हाँ, उनके कुशल निर्देशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यों को अंजाम दिया। यदि एक कुशल प्रधानमंत्री उनके ऊपर ना होते तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, जब तक भारत के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा अर्जित करी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी ख्याति है कि ईमानदार नेता के रूप में रही। वो मूल रूप से राजनीति के नहीं थे, वो मूल रूप से शिक्षाविद थे। उनको राजनीति में लाया गया, वित्त मंत्रालय उनको सौंपा गया, लेकिन अब चूंकि मंत्री थे तो हमको राजनीतिज्ञ कहते हैं। 1991 से 1996 तक उनका जो कार्यकाल था वो बिल्कुल निष्कंटक था, निष्कलंक था, क्योंकि उनके ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में बेहद ईमानदार पीवी नरसिम्हा राव बैठे हुए थे। किसी तरीके का दबाव मनमोहन सिंह के ऊपर नहीं था। लेकिन उसके बाद का जो कार्यकाल रहा पीवी नरसिम्हा राव का, जब वो सत्ता में आए, वो विवादित रहा। 1996 के बाद जब एनडीए की सरकार बन गई, वो विपक्ष के नेता बने। लेकिन 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, तब भारत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का बहुत तगड़ा विरोध था। और यूपीए के अधिकांश घटक दल ये इस बात के लिए एग्री नहीं थे कि सोनिया गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। जो लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी ने त्याग किया और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, वो गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। सोनिया गांधी चाहती थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस सरकार के सहयोगी, यहां तक कि उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि एक विदेशी मूल की महिला भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं बहुत प्रशंसा करूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने उस दिन एक सख्त स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि एक विदेशी मुल्क की महिला भारत के प्रधानमंत्री बने, ये स्वीकार नहीं, किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं कि सोनिया गांधी ने त्याग किया, कुछ लोग कह देते हैं त्याग की मूर्ति है, ये बिल्कुल झूठ बात है। सोनिया गांधी चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं ने और यूपीए के सहयोगियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि एक विदेशी मूल की महिला भारत के प्रधानमंत्री बने। शरद पवार के घर पर तो कांग्रेसियों ने बहुत हंगामा किया, बहुत पथराव किया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन मुलायम सिंह दूसरी पार्टी के थे, उनके खिलाफ ज़्यादा हंगामा नहीं कर सके। और फिर मुलायम सिंह के पास भी अपने ऐसे बलशाली लोगों की बहुत लंबी भीड़ रहती थी, तो कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं हुई मुलायम सिंह के घर पर जाकर धरना प्रदर्शन करने की। और मुलायम सिंह यादव ने भी ये कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर मैं सरकार को समर्थन तभी दूंगा जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय मूल की महिला भारत के प्रधानमंत्री बने। तब एक रास्ता निकाला गया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो पहली बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह नेचुरल चॉइस नहीं थे। नेचुरल चॉइस सोनिया गांधी थी। चूंकि विरोध बहुत था और इतना विरोध था कि फिर बहुमत नहीं बैठ रहा था। वो यूपीए की प्रथम सरकार वामपंथियों के कंधे पर टिकी हुई थी। दोस्तों, वामपंथियों के साथ कि विचारधारा से आप ऐसा मत हो सकते हैं। एक दौर में वामपंथी वास्तव में मार्क्स और लेनिन के अनुसार काम करते थे। हालांकि मेरा ये मानना रहा है कि अब वामपंथियों का मार्क्सवाद और लेनिनवाद से मतलब नहीं है। वामपंथी पूरी तरीके से दुनिया के इस्लामिक ताकतों के द्वारा फंडेड किए जाते हैं और उनकी फंडिंग के हिसाब से काम करते हैं और उनकी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा, वामपंथियों में अभी भी ईमानदार नेताओं की बहुत आयत थी, जो राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से आप उन्हें बेईमान कर सकते हो, वैचारिक रूप से आप उन्हें उनसे असहमत हो सकते हो, लेकिन आर्थिक रूप से वो ईमानदार थे। तो और वो भी ये नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी मुल्क की महिला भारत के प्रधानमंत्री बने। तब मजबूरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, 2004 से लेकर 2004 तक 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहला कार्यकाल उनका कम्युनिस्टों के समर्थन पर टिका हुआ था, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपों में कमी थी। लेकिन तब भी कांग्रेस ने, सोनिया गांधी के परिवार ने एक रास्ता निकाला और जून 2004 में एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल गठित कर दी गई, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी
और यह बताया गया कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कमेटी गठित की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की ऑलरेडी एक समूह होता है। यदि आप सच पूछो तो यह सत्ता को हथियाने का बैकडोर का रास्ता था। सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन थी, लेकिन यदि आप अनऑफिशियली बात करते हो तो वो एक सुपर प्रधानमंत्री थे। और एनएसए में जो लोग शामिल किए गए थे, यदि आप उनका नाम सुन लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा कि इन लोगों को आखिर भारत को चलाने की जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई, इन लोगों को भारत सरकार को सलाह देने की जिम्मेदारी कैसे सौंप दी गई। एनएसए में ऐसे लोग शामिल किए गए थे। और बिल्कुल मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पहले कार्यकाल में भी और अपने दूसरे कार्यकाल में भी नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं कि वो एक रबर स्टैंप थे। कुछ पत्रकार और तमाम लोग उन्हें कठपुतली भी कहते थे, सोनिया गांधी कठपुतली भी कहते थे। हालांकि आज उनका निधन हुआ, यह बातें कहनी अच्छी लगती, लेकिन सच यही था। सरकार को सोनिया गांधी चला रही थी, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पद नहीं लेने दिया गया, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया। लेकिन दोस्तों, बात पहले कार्यकाल में जिस तरीके से निबट गई, जब दूसरा कार्यकाल आया तो कम्युनिस्टों के कंधे पर टिकी हुई नहीं थी। अब कांग्रेस पार्टी और समर्थक दलों ने सोचा जितना लूट सकते हो लूट लो, और देश को लूटने का एक अभियान चला यूपीए 2 के कार्यकाल में, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मैं यहां पर थोड़ा सा डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना करना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा कमाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2004 के बाद भी जब एनएसए गठित हुई, उन्हें साफ इनकार कर देना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि यदि अनऑफिशियल कोई प्राइम मिनिस्टर सुपर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। वहां तक भी चलो मैंने मान लिया कि उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन जब 2009 से 2014 का सरकार कार्यकाल हुई और दोनों हाथों से कांग्रेस के नेता और तमाम सहयोगी दल डीएमके सहित तमाम पार्टियां लूट मचा रही थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बार ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, ये ईमानदारी मुझे बेईमानी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप में लगा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके ऊपर आर्थिक घोटाला कोई आरोप नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़े सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया था राज्यसभा में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जो रेन कोट पहन कर नहाना जानते थे। ये शब्द पूरी तरीके से सही उतरते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस दूसरे कार्यकाल के दौरान सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं से, डीएमके के नेताओं से, लालू प्रसाद से, तमाम लोगों से कह दिया होता, यदि आपका उद्देश्य सत्ता में आना लूटना है, यदि आपका उद्देश्य भारत को लूटना है, तो मैं त्याग पत्र दे रहा हूं और आप किसी को प्रधानमंत्री बना लो, तो आप निश्चित समझ लो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ गई होती। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि जब तक वो वित्त मंत्री रहे उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रही, लेकिन वित्त मंत्री के बाद जब वो विदेश विपक्ष नेता बने तब भी प्रतिष्ठित रहे। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम करा तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा में खुद ही कमी कर दी। खैर, फिलहाल दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उनको मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और आपको बता दूं कि इस बीच इजराइल ने हूथी विद्रोहियों पर यमन में एक बड़ा हमला किया है, और इसमें यमन की राजधानी सना और यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा पर बड़ा हमला करा गया है। काफी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, और खबरें ये है 100 से अधिक जेट विमानों का इस्तेमाल किया गया जिन्होंने विद्रोहियों पर हमला किया। और अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है हूथी विद्रोहियों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ये इजराइल ने अभी 2-3 दिन पहले ये हूथी विद्रोहियों ने तेल अवीव पर एक मिसाइल दागी थी, उसका बदला लिया है। और लगता है हूथी विद्रोहियों की शामत आ रही है। हमास की कमर टूट चुकी है, हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, ईरान पस्त है। हूथियों संभल जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो हमास का हुआ है, हिजबुल्लाह का हुआ है। दोस्तों, इस पर अभी और खबरें आ रही हैं, जब विस्तृत खबर आएगी तो आपके सामने आऊंगा। और फिलहाल एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए फिर कहूंगा कि यदि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह हिम्मत करी होती
कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये तुम्हारा मकसद देश को लूटना है, तो आज इनके प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए होते। आप सभी को नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।